हेलो एवरीवन, ये जामिया आरसीए 2020 का क्वेश्चन है। ये मैं इसमें क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। मैं आपसे 2020 का क्वेश्चन है ये जामिया का, आपको जामिया आरसीए। तो मैं इसका जो आंसर डिस्कस करूंगा वो मैं ऑफिशियल आंसर की से डिस्कस करूंगा जो जामिया का है। और ये हमारे पास जो है ये सेट डी है। कौन सा है ये? सेट डी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एडवांटेज ऑफ द बायोचार। बायोचार क्या होता है? बायोचार आपको बेसिकली कि एक टाइप का ऑफ एक चारकोल होता है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन का बना होता है। ठीक है, और उसको हम विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन हम उसको बर्न करते हैं। ठीक है, और क्या होता है जो बायोचार होता है बेसिकली आपको ये सॉइल कंडीशन के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है और ये सॉइल हेल्थ को काफी बेनिफिट करता है बायोचार। ठीक है, बायोचार का जो बायोचार इसका काफी ज्यादा यूज भी है। बायोचार का यूज क्या है? ये आपको कार्बन सिंक के लिए बेनिफिट होता है, सॉइल अमेंडमेंट के लिए, वाटर रिटेंशन इसमें काफी अच्छा होता है, इंप्रूविंग करता है वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर को, ये आपको रिड्यूस करता है न्यूट्रिएंट डिप्लेशन को, ये सॉइल एसिडिटी को ये मेंटेन करके रखता है। और क्या करता है बेसिकली ये कि ये जो भी इरिगेशन जो एंड और जो उसमें फर्टिलाइजर जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये कम करता है बायोचार। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा हुआ? इट इज अ पोरस मटेरियल दैट कैन हेल्प रिटेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल फॉर द प्लांट टू टेक अप एज दे ग्रो। बात बिल्कुल सही है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, द सक्सेसफुल एडॉप्शन ऑफ द बायोचार मेकिंग स्टॉप्स कुड रिड्यूस द रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड CO2 इमिशन। बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे तो बायोचार मेकिंग स्टॉप्स कुड रिड्यूस द रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड CO2 इमिशन। ये बात बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेस द N2O एंड CH4 इमिशन फ्रॉम द सॉइल। ये बात बिल्कुल गलत है, ये डिक्रीज करता है बेसिकली। ठीक है, इट डिक्रीजेस N2O एंड CH4 इमिशन फ्रॉम द सॉइल। सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी हम उसे क्यों अडॉप्ट करते हैं? ताकि वो पहले से कुछ बेहतर हो जाए। हम बायोचार को क्यों हम अडॉप्ट कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो उस चीज को इंक्रीज कर देगा N2O को और CH4 इमिशन को फ्रॉम द सॉइल। अगर ये करेगा तो फिर उसको हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये उसको रिड्यूस करता है। इसी कारण अगर आप जैसे इसमें से आप तीन निकालेंगे आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल। इसका आंसर क्या है? ए है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। रेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बिडो वैल्यूज। तो एल्बिडो वैल्यूज से जो भी क्या है, एल्बिडो वैल्यू क्या होती है? एल्बिडो वैल्यू सपोज करिए कि एक तरीका के आप बोल सकते हैं कि जो सरफेस पर सपोज करिए ये सरफेस है, लाइटनिंग कितना आया और ये फिर कितना रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो एल्बिडो क्या होता है? एक रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ए बॉडी और एक सरफेस जो कि रिफ्लेक्ट करता है फ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, उसे ही हम एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि कोई जैसे कि जो लाइट आया, ठीक है, और ये कितना इसको ये रिफ्लेक्ट करके बैक ले गया, तो वही आपको एल्बिडो है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इसको अरेंज करना है एल्बिडो वैल्यू के हिसाब से। एल्बिडो की वैल्यू कितनी होती है? 0 से लेकर 1 होती है। जो 0 है ये आपको ब्लैक का होता है, जो ब्लैक है ना उसकी वैल्यू 0 होती है, और जो 1 होती है ये आपको किसकी होती है? व्हाइट की। ठीक है, ये आपको एल्बिडो हो गया। जो एल्बिडो जो हाईएस्ट होता है 1, वो किसका होता है? ये आपको स्नो का होता है। इसका मतलब सपोज करके ये अगर स्नो है, ठीक है, और यहाँ पर लाइट आया, ये करीब करीब 95 to 90% के आसपास ये बैक हो जाता है। लेकिन ये ब्लैक में ये चीज मोस्टली ये जो है ये ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ये आपको एल्बिडो वैल्यू है। अब ये पूछा है कि टाइगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस और टुंड्रा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा होगा। आपको पता है कि टुंड्रा काफी ऊपर होता है। ठीक है, अगर ये ऐसे डायग्राम में है, जब आप इसको देखेंगे सबसे ऊपर में क्या होता है? आपको ये टुंड्रा होगा। क्या होगा? टुंड्रा। आप क्लास 8 में या 7th में आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी में टुंड्रा। उसके बाद क्या है आपको? उसके बाद आपको टाइगा आएगा। ठीक है, टाइगा। ठीक है, जिससे कि मतलब ये बता रहा हूँ, ये एल्बिडो वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको कि सबसे ज्यादा इससे रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद इसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस को करेगा, उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन को करेगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या? ट्रॉपिकल, ये आपको एवरग्रीन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? B फॉर बॉल और B फॉर बॉम्बई। ठीक है, इसी को आप समझ गए होंगे मेरे उम्मीद से। ठीक है, बाकी ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी वैल्यू 0 से लेकर 1 होती है। जो 1 है ये व्हाइट का होता है, 0 जो है ये आपको ब्लैक का होता है।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बई। अब आगे आया, इसमें आया क्या आया? संथाल आपको आया, संथाल रिबेलियन के बारे में। ये आपको अब क्या है? संथाल है, चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या क्या है? इसमें बताया कि संथाल रिबेलियन 1855 में हुआ, 55-56 में हुआ, और उसका इसने पूछा कि इसका लीडर कौन है। तो संथाल रिबेलियन का जो आपको लीडर जो है, ये आपको कौन हो सकता है? आप बताएं थोड़ा सा, जरा सोचें। ये सिद्धू और कानू है, सिद्धू और कानू, सिद्धू मुर्मुरू और कानू मुर्मुरू, ठीक है। ये सिद्धू मुर्मुरू तो बहुत, सिद्धू और कानू बहुत लोगों को याद रहता है, लेकिन इसके दो भाई और थे। एक का नाम था चांद और एक का नाम था भैरव। क्या था? CHAND, चांद एंड भैरव। ये भी कभी कभी पूछ लेगा। सपोज करिए सिंधु और कानू नहीं दिया और ये दे दिया, तो ये भी सही है, BHAIRAV, भैरव, ठीक है। ये 4 भाई थे ये, ठीक है। ये जो संथाल रिबेलियन ये 1855 के आसपास में हुआ था, जस्ट 1857 की क्रांति से 2 साल पहले, ठीक है। ये जो है ये राजमहल हिल, उस समय जो कि बिहार का पार्ट हुआ करता था, और ये बिहार और झारखंड के रीजन में, ठीक है, ये राजमहल हिल के आसपास था संथाल। जो संथाल रहा करते थे, ये कहाँ रहते थे? राजमहल हिल के पास, ठीक है, राजमहल हिल, ठीक है, राजमहल हिल के आसपास रहते थे ये, ठीक है। और क्या है? और ये जो थे बेसिकली ये लार्जर ट्राइबल ग्रुप थे, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनका काफी ज्यादा वो मतलब कि काफी ज्यादा रीजन में ये रहा करते थे संथाल। जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी ना टुवार्ड्स ट्राइबल, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद ये संथाल रिबेलियन हुआ 1857 में, सिद्धू और कानू, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये कोल म्यूटिनी रिबेलियन है। जो कोल म्यूटिनी रिबेलियन हुआ है, ये 1831 और 32 के समय में हुआ है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकता है, ठीक है, उसी दिन एक्जैक्टली हुआ, 1831-32 में हुआ है ये। तो जो इसके जो ये आपको कहां पर है? कोल म्यूटिनी जो है ये आपको छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास है। कहां पर है? छोटा नागपुर प्लेटू, CHOTA, छोटा नागपुर प्लेटू। ये आप थोड़ा लिस्ट को आप लिख लीजिए आप, ठीक है। ये एरिया है, और इसका कौन है? इसको बुधो भगत है। कौन है? कोल म्यूटिनी कौन है? बुधो भगत। इसको आप याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुधो भगत, ठीक है। उसका बस्तर रिबेलियन कहां पर हुआ है? आपको 1910 के आसपास हुआ है ये। बस्तर में कौन है? बस्तर रिबेलियन में आपको ये गुंडा दूर, ये है पर्टिकुलर बी। इंडिगो रिबेलियन में कौन है? इंडिगो में पता होना चाहिए कि जो विश्वास ब्रदर है ना, वही है, ठीक है। एक विष्णु विश्वास है और एक और कौन विश्वास है, वो आप बताएं मुझे जरा सा। इंडिगो रिबेलियन में ये विश्वास ब्रदर है, ठीक है। इंडिगो रिवोलियन जो रिबेलियन है, ये आपको एक नादिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, एक विलेज है, वहां से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो एक बुक है नील दर्पण, आप मुझे बता सकते हैं नील दर्पण किसने लिखा है? एक बुक है नील दर्पण, ठीक, उसमें इसके बारे में मेंशन है, नील दर्पण, DARPAN, दर्पण, ठीक है। नील दर्पण में इस बुक को किसने लिखा है? जरा आप मुझे बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में जरा सा। इस इंडिगो रिवोल्ट के बारे में इस जो बुक है नील दर्पण, इसमें मेंशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपको हो गया, तीसरा आंसर हो गया आपको जाकर के A फॉर एप्पल। तो क्या है कि पहले का आंसर क्या है? C, ठीक है। क्या हम कुछ एलिमिनेशन हम कर सकते थे क्या? देखता हूं थोड़ा सा। यस, अगर आपने पहले का, आपको पता है कि पहले का आंसर C है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली एलिमिनेट कर देते हैं। ये आपसे बस इस तरह से उसने पूछा कि संथाल पता होना चाहिए, सिद्धू है, और जो कोल म्यूटिनी जो है ये आपको बुधो भगत है, और बस्तर रिबेलियन में कौन है? ये गुंडा धूर है, ठीक है। और इंडिगो में कौन है? ये आपको विश्वास बड़ोदर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग इस डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग हंटर कमीशन 1882 में। हंटर कमीशन था, ये आपको एजुकेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन, मतलब ये बेसिकली ये एजुकेशन से रिलेटेड ये कमेटी थी। लॉर्ड रिपन ने इसको बैठाया था पर्टिकुलर कमेटी को, ठीक है। इट वाज फॉर्म टू इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। ये बात बिल्कुल सही है। इट रिकमेंडेड द इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर स्टडीज एंड द वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल। क्या लगता है आपको, ये बात सही है? नहीं, बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर A है, पहला। और इसमें क्या है कि इट वाज फॉर्म्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी। बता ये कौन सी कमेटी? इट वाज फॉर्म टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी। बता ये कौन सी कमेटी ने इस जो कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो प्रॉब्लम था उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया था, जरा ये बताएं, ठीक है। और ये जो इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर स्टडीज एंड द वर्नाकुलर एज द स्कूल लेवल, आपको क्या लगता है? क्या उसका आंसर इसी में नहीं छिपा हुआ है? ये आपको वोट डिस्पैच ही है, तो ठीक है 1854 का, ठीक है। कि जो हायर में होगा वो आपको
इंग्लिश होगा एज ए मीडियम, और जो वर्नाकुलर होगा ये आपको स्कूल लेवल में होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इस डिस्कशन में। चौथा हो गया। पांचवा क्या है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में है, जीएसटी के बारे में। तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसमें आप पहले आप निकालिए, चौथा आप पढ़िए, फाइनेंस सेक्रेटरी एज ए चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। नहीं भाई, फाइनेंस सेक्रेटरी होते नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, थोड़ा याद रखने वाली बात है ये। चौथा एलिमेंट करिए, आंसर मुझे मिल जाएगा। चौथा खत्म हो गया, ठीक है। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बात सही है, पक्का सही है बात, ठीक है। जीएसटी वाज इंप्लीमेंट आफ्टर 101 कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट 101st अमेंडमेंट एक्ट, 101 था, बिल्कुल सही है। बताएं कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ठीक है। 2 और 3 तो पक्का सही है, ठीक है। तो आपको जो पांचवा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। इसका आंसर क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी अलोंग द गवर्नमेंट बाय जीएसटी, गवर्न बाय जीएसटी। ये सब सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इज आल्सो गवर्न बाय जीएसटी। ये बात करेक्ट नहीं हो सकता है इसमें, इस पर्टिकुलर। इसका आंसर क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। ये आपको डिस्टिंक्शन बेस्ड टैक्स है, और ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। और ये कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा बिल था ये, जरा ये बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में। हालांकि नहीं पूछता, फिर भी एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये क्या था, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, और ये 19(1) और आर्टिकल ये पार्ट 9B में जोड़ा गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इसमें, कुछ ऐसा क्या, हाँ है तो, टू इनक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो भी एक्टिविटीज है उसको बेसिकली उसके लिए है ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपने बुक पढ़ा है लक्ष्मीकांत, उसमें ये चीज आपको मेंशन मिल जाएगा आपको। और क्या है, टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। नहीं, ये नहीं है। जो ये वाला जो पर्टिकुलर जो है, टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, ये आपको कब आया, ये 1993 में आया है ये, ठीक है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, इसको नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस था, ये जो इंदिरा साहनी जजमेंट है ना 1992 में, जिसको कि हम मंडल कमीशन ही बोले, मंडल कमीशन के नाम से ये बोल सकते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी जजमेंट केस ये उसी समय आया था 1993 में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी उस समय, ठीक है। उसके बाद इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 338B, कितना 338B और 342A, क्या 342A, ये दो इसमें आर्टिकल इसमें ऐड कर दिया गया इस पर्टिकुलर के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। जो 338B है, इसमें क्या करता है कि अथॉरिटी देता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, ये एग्जामिन कर सकता है जो भी कंप्लेन और उसकी कंप्लेन और जो भी उसका वेलफेयर मेजर्स के लिए, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 338B है, ठीक है। आपको बताया 338 क्या है, 338A क्या है, ठीक है। 338 और 338A क्या है, ये तो B है। तो 338 में और 338B में क्या मेंशन है, और इससे मैं आपको बताया कि एक 342A भी है इससे रिलेटेड, तो वो बताएं वो क्या है, जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। और एक चीज बताएं कि जो SC ST को और एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, क्या वो 330 है, 331 है या 332 है, जरा बताएं फटाफट। आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा अगर आप इसका आंसर देंगे तो, ठीक है। क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अच्छा फिर सेम वही नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही है। टू इंक्वायर इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, सही है भाई, पहला सही हो गया। टू प्रेजेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या ये प्राइम मिनिस्टर होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, जरा बताएं क्या होगा यहाँ पर, जरा बताएं सर कमेंट सेक्शन में। एनुअली एट सच अदर आइटम्स टू द कमीशन में डील्स फीड, इसको छोड़िए, ये आपको रॉन्ग है, ये किसको करता है ये जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। टू इन्वेस्टिगेट and monitor all the matter relating to safeguard provided for the socially and educationally backward classes under the constitution, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 और 3 इसका आंसर सही है क्या, हाँ। D for dog इसका आंसर सही है, D for Delhi, सातवां आंसर क्या है, D for dog, D for Delhi, D for doll, D for Delhi, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्या लिखा हुआ है, नोट ए वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी SCALAR स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, बोथ, इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। और स्केलर में सिर्फ एक ही होता है, तो वो बताएं वो क्या होता है, क्या नहीं, क्या इसमें इन दोनों में से कौन सा होता है,
ठीक है, स्केलर में जाएगा वो बताया जैसा, ठीक है। मास को छोड़ के बाकी सब में ये मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, बाकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेट, ये सब आपको वेक्टर क्वांटिटी है। आप बताएं कि फोर्स क्या है, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। 12 5 ईयर प्लान, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है ये, ठीक है। क्या है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आपको 12 5 ईयर प्लान था। इसका जरा टाइमिंग बताएं, कब से कब तक है 12 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान जो ये स्टार्ट हुआ है ये 1951 के आसपास, यस 1950 और 51 के आसपास है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक दफा इसको करेक्ट डेट देखिए, इसको कब है, 51 है या 50 है, जो है वो आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब ये 5 ईयर प्लान जब हुआ तो उसके बाद क्या हो गया कि उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद आ गया नीति आयोग 2015 से, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या बताएं ऐसा, क्या ये बात सही है? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ब्लैंडोंग-डिंस्टेन सिस्टम, अच्छा ब्लैंड BLAN ब्लैंडोंग-डिंस्टेन, ये कुछ डच वगैरह लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस आप समझ लीजिए। ये डच जो जावा में वो क्या इसको रेफर करता था, इजी क्वेश्चन था। जो इंडिया में ये लोग तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए डच, तो इन लोगों को इंडोनेशिया में ये सेटल हो गए, ठीक है। तो वहां पर इनका एक सिस्टम जो ये जो था बेसिकली, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम के तहत वो एग्जाम कर देते थे विलेज फ्रॉम रेंट इन एक्सचेंज फॉर द फ्री लेबर एंड सप्लाई ऑफ द बफेलोज फॉर ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, ठीक है। देख रहे हैं ये लोग, मतलब एक सिस्टम इन्होंने डेवलप कर दिया कि भाई आपको हम टैक्स और रेंट से आपको हम फ्री कर देंगे अगर आपने मुझे लेबर सप्लाई किया और आपने मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपने मुझे अपना सामान प्रोवाइड कराया तो, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ब्लैंडोंग-डिंस्टेन सिस्टम्स। ये आपको सीधा एक ऑप्शन नहीं पूछ सकता कि ये सिस्टम किसने किया था, ब्रिटिशर ने, डच ने, फ्रेंच ने, तो ये आपको याद रखिए, ये आपको कौन है, डच लोग हैं, ठीक है। जरा बताएं कि डच भारत में कब आए थे और ये कौन सी वार के बाद ये यहां से चले गए डच भारत से। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन करेंसी एसेट बिल्कुल सही है, गोल्ड होल्डिंग बिल्कुल सही है, स्पेशल ड्राइंग राइट ये तो IMF वगैरह में होता है हमारा, ठीक है। तो एक जो लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, अरे भाई लोन कैसे हो सकता है, ये तो दिमाग लाने वाली बात है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है ये आपको नहीं हो पाएगा, क्या चीज कि जो लोन फ्रॉम द आप अगर लेते हैं वहां से वर्ल्ड बैंक वगैरह से, ये आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपको कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है इसका आपको पता है आखिर हम क्यों मैनेज करते हैं। जैसे कि भारत है, करीब इसका 2021 में करीब $608 बिलियन हमने फॉरेन रिजर्व रखा। उसके पीछे आपको रीजन पता है क्यों, ताकि जो हमारा हाल हो वो 1991 वाला ना हो, और जो अभी श्रीलंका का भी जो हुआ है अभी वो ना हो, ठीक है। तो लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक के बाद बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या है, C फॉर कैट, ये फॉरेन रिजर्व में नहीं ऐड किया जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आऊंगा इसका पार्ट 2 लेकर के।